ऐतिहासिक रूप से भारत के पश्चिमी तट यानी कि मुंबई को भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब उड़ीसा को पूर्वी तट में एक ऐसा लीडिंग रोल मिल रहा है जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि पूर्वी तट को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाएगा। क्या वो वजह है? तो इस वजह की आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो जो मुंबई है यानी भारत के प्रवेश द्वार के तौर पर इसकी पहचान है। क्यों पहचान है? क्योंकि बॉम्बे जो पुराना था, जो वर्तमान में मुंबई है, उसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था। यानी कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह होने के नाते कहा जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में जो विदेशी जहाज होते थे वो कहां पर आते थे? सबसे पहले तो मुंबई, जो उस समय का बॉम्बे था, वहां पर आते थे। और इसी वजह से मुंबई जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करता था और वित्त और जहाज रानी का प्रमुख केंद्र आज भी वो बना हुआ है। अब उड़ीसा में क्या ऐसा खास हुआ है कि उसको ये कहा जा रहा है कि पूर्वी तट, पश्चिमी तट की बजाय पूर्वी तट जो है वो भारत का नया प्रवेश द्वार बन सकता है। इसकी शुरुआत हुई है, वहां पर एक इवेंट हुआ और वो क्या है? वो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 है। इसका जब आयोजन हुआ तो समुद्री क्षेत्रों के लिए यहाँ पर 9 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया। इतने बड़े निवेश की वजह से ही ये माना जा रहा है कि अब पश्चिमी तट की बजाय पूर्वी तट, विशेष रूप से ओडिशा से जिसकी शुरुआत हुई है, वो अब पूर्व का नया प्रवेश द्वार के तौर पर अपनी पहचान को अर्जित कर सकेगा। तो इसी खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या प्रमुख बातें उभर कर आ रही हैं। तो सबसे पहले देखिए, ओडिशा की जो स्थिति है, वो आप देख रहे हैं कि ये सीधे-सीधे समुद्र से इसकी जो तट रेखा है वो लग रही है। ओडिशा की पहचान कैसी थी? आप जानते हैं कि ओडिशा को कुछ, अगर हम पहले अगर चले जाएँ, थोड़े समय पहले अगर हम चले जाएँ, तो पिछड़ेपन की वजह से जाना जाता था। वो बहुत ही विकसित राज्य में उसकी गणना नहीं होती थी और केंद्र और राज्य सरकार की वर्तमान जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ हैं, उसकी वजह से ये स्थिति आई है कि अब इसको एक नए हब के रूप में देखा जा रहा है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो इसकी तट रेखा है, ये एक लंबी तट रेखा है। कितनी है? तो लगभग 575 किलोमीटर, यानी कि 575 किलोमीटर की जो तट रेखा है, वो इसको क्या करती है? सीधे समुद्र से कनेक्ट करती है। यानी कि इसका सीधा संकेत ये है कि जो समुद्री संसाधन तक इसकी पहुँच है, वो डायरेक्ट है। अब इस समुद्री संसाधन तक सीधी पहुँच होने की वजह से उसका फ़ायदा ओडिशा को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्योग डेवलप होंगे जो किससे संबंधित होंगे? समुद्र से संबंधित होंगे। तो हाल ही में एक इवेंट हुआ था जिसको कि इंडिया मैरीटाइम वीक के नाम से जाना जा रहा है। एक ऐसा मंच है, अब इसके बारे में भी जान लें कि इंडिया, ये जो मैरीटाइम वीक है ये क्या है? तो इंडिया मैरीटाइम जो वीक 2025 का आयोजन हुआ, ये मुंबई में हुआ था और इसी आयोजन में, बेसिकली इस आयोजन के बारे में अगर बात करें तो ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर कि केंद्र सरकार, जो पोर्ट से जुड़ी हुई जो अथॉरिटीज़ होती हैं और साथ-साथ जो उद्योग होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, वो सभी मिलते हैं और मिलकर कुछ परियोजनाओं और कुछ नीतियों को आपस में साझा करते हैं। क्या इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ये है कि ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाना और साथ-साथ ब्लू इकोनॉमी, यानी कि समुद्र से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, यानी भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करना और साथ-साथ ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। यानी कि जो समुद्री संसाधन है, उनका सतत इस्तेमाल करते हुए आर्थिक लाभ उठाना ही इसका उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के मद्देनजर रखते हुए पश्चिम से अब फोकस हटाकर पूर्व को भी डेवलप करते हुए ओडिशा में, क्योंकि ओडिशा की तट रेखा आप देख रहे हैं, ओडिशा की तट रेखा 575 किलोमीटर है। तो उसके समुद्री संसाधनों का उपयोग करते हुए उसे पश्चिम के द्वार के रूप में, आप यहाँ पर जब मैप देखेंगे तो ओडिशा की कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के जितने भी देश हैं, चाहे वो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन देशों से सीधे कनेक्टिविटी इसकी बेहतर हो सके और यहाँ से एक व्यापारिक हब के रूप में ये डेवलप हो सके, इसलिए इस निवेश की घोषणा की गई है, जिसमें कि कितने एमओयू? तो 9 एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की यहाँ पर बात कही गई है, जो संभावित एक आंकड़ा है। अब देखिए, इसका रणनीतिक दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो देखिए, 9 समझौते ज्ञापन हुए हैं, एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें अनुमानित निवेश 50,000 करोड़ है। अब इसकी जो रणनीति है, उस रणनीति के 3 मुख्य हिस्से हैं। 3 मुख्य हिस्सों में एक तो पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा, विशेष तौर पर जो 14 छोटे-छोटे पोर्ट्स हैं, वो डेवलप किए जाएंगे और इससे क्या होगा? 14 पोर्ट्स जब डेवलप होंगे तो जो बड़े पोर्ट्स पर जो लोड है वो कम होगा। आप जानते हैं कि इन पोर्ट्स के माध्यम से, इन बंदरगाहों के माध्यम से जो छोटे बंदरगाह होंगे, उससे जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है,
उसको हम स्थानीय रूप से हैंडल कर सकेंगे और बड़े पोर्ट पर पड़ने वाला जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो कम हो सकेगा। शिपयार्ड या शिप बिल्डिंग के सेक्टर में दूसरे हम काम करेंगे और तीसरा कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स पर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो 3 सेक्टर पर यहाँ पर काम होगा। कुल निवेश आपको बताया ही गया है। अब इन प्रोजेक्ट्स के जरिए जो पोर्ट आधारित औद्योगिक विकास है, किसी भी जगह पर जब रेलवे स्टेशन एक बनता है तो उसके आसपास का एरिया डेवलप हो जाता है। कहीं पर होटल्स खुल जाएंगे, कहीं पर खाने पीने के रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, कहीं पर अन्य चीजें, छोटे छोटे व्यापार डेवलप हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब पोर्ट खुलेगा तो उसमें भी आसपास औद्योगिक गतिविधि का विकास होगा। तो इस तरह से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, यानी कि पोर्ट के आसपास एक इंडस्ट्री का क्लस्टर बनेगा। और लक्ष्य ये है कि 2036 तक, यानी 2036 तक क्या करना है, ये टारगेट रखा गया है कि विकसित ओडिशा, इसकी संकल्पना की गई है। और 2047 तक दूसरा टारगेट यह है कि 2047 तक ये टारगेट रखा गया है कि 500 मिलियन टन सालाना, यानी कि एक वर्ष में 500 मिलियन टन हैंडलिंग क्षमता वाले जो पोर्ट है, यानी कि जितने भी पोर्ट बनाए जाएंगे उनकी क्षमता कितनी होगी, वहां पर जो भी लोड और चीजें अनलोड हो रही हैं उसकी क्षमता 500 मिलियन टन तक होगी। ये टारगेट रखा गया है 2047 तक इन पोर्ट्स को डेवलप करते हुए। तो ये रणनीतिक और दीर्घकालिक लक्ष्य है। अब इससे यहाँ पर रोजगार सृजन होगा, यहाँ पर औद्योगिक विकास होगा और साथ साथ जो बड़े पोर्ट्स हैं उन पर जो प्रेशर है वो कम होगा। इसके अलावा अन्य भी एक पहलू ये है कि यहाँ पर 2 जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी चर्चा यहां जरूरी है। 21,500 करोड़ रुपए का बाहुड़ा सैटेलाइट पोर्ट, तो पहला नाम आप याद रखिएगा, बाहुड़ा। बाहुड़ा सैटेलाइट पोर्ट जो है ये कितने इसमें संभावित खर्च है, तो 21,500 करोड़ रुपए का इसमें संभावित खर्च है। और ये जो होगा ये कहां पर होगा, तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में होगा। और दूसरा महानदी नदी मुख पर जो शिप बिल्डिंग क्लस्टर है उसको डेवलप किया जाएगा, लगभग 22,700 करोड़ रुपए की ये भी, इस पे भी राशि निवेश की जाएगी। अब इस रणनीति के 3 हिस्से आपको बताए ही गए, यानी पोर्ट को डेवलप किया जाएगा, शिपयार्ड शिप बिल्डिंग की जाएगी और कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पुरी में ये भी 500 करोड़ का है प्रोजेक्ट, इसको भी इस पर भी इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल जो वाटरवे 5 है उसका भी परिचालन किया जाएगा। और शैक्षणिक और अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो साझेदारी है, विभिन्न जो शिक्षण संस्थान है उनके माध्यम से सहयोग से R&D पर, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। और कुछ जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं जैसे रिलायंस कंज्यूमर है, इसी तरह से जैन मेटल्स है, इनके माध्यम से भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में यहाँ पर सारी रणनीति और दीर्घकालिक लक्ष्य जो है तय किए गए हैं। तो चलिए अब बारी अभ्यास प्रश्न की आती है, इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 कहां आयोजित हुआ? विकल्प आपके सामने है, जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई या विशाखापत्तनम। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।